हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज तारीख है 12 जनवरी 2023। अखबार है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में फिर से प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। और जैसा कि मैंने आपसे कुछ दिन पहले बोला भी था कि इस समय जनवरी से लेकर के मार्च तक की जितनी भी न्यूज़ आएंगी वो प्री प्लस मेंस दोनों को लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त होंगी और उनका आप की पॉइंट नोट करते चले, क्योंकि इससे आपको मेंस के लिहाज से तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में प्रीलिम्स में जो फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है वो भी आपका कवर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज 12 जनवरी है, आज युवा दिवस भी है, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। तो आज पहले उनके बारे में जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। भारत में उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी जी की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की पूरी दुनिया कायल थी, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। सेम यही चीज़ जो है हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के जीवन में भी लागू होती है ना। हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक कि हम अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर लेते, है ना। और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं, वो तो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जैसे कि मान के चलो दिन का समय है और दिन के समय में आप बाहर निकले और अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले, तो आप कहेंगे कि देखो रात है, जबकि एक्चुअल में है वो दिन। तो इसी तरह से क्या होता है कि हम अपनी क्षमताओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी क्षमताएं हैं जिनके द्वारा हम अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। देखो, इस पूरी प्रकृति में एक मनुष्य ही है जो नाच गा सकता है, हंस सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी मनुष्य, ज़्यादातर मनुष्य हमें असफल दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिंदा नहीं है, समझे, क्योंकि वो जिंदा नहीं है। आपको गलत बोला जाता है कि जो लोग सांस लेते हैं वही जिंदा है। असल में ये चलती फिरती लाशें होती हैं। जिंदा तो इंसान वो होता है जो कहता है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, कोई भी लक्ष्य हो मैं उसे अचीव करके रहूँगा और मैं अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे अचीव करूँगा और दुनिया के सामने साबित कर दूंगा कि ये मेरी पोटेंशियल है ना। तो आपको इस तरह से अपनी सोच रखनी होगी और आपको वाकई में जिंदा दिल होना चाहिए। आप ये मत कहिए एकदम बीमार से कि मैं बिजी हूँ, समय नहीं है। आप जिंदा हैं, आपके पास समय ही समय है। आपका पूरा जीवन हंसी मस्ती आनंद सुकून से भरा हुआ है, भरपूर है। बस आपको फोकस्ड होके अपने लक्ष्य पे नजरें गड़ानी है और उसको अचीव करना है ना। तो बहुत से आए बहुत से गए, ना जाने कितने लोगों ने तुझसे युद्ध लड़ा, ए यूपीएससी जरा संभल कर, अब की बार तेरा पाला मुझसे पड़ा। तो आप सभी का एटीट्यूड यूपीएससी के सामने ऐसे ही होना चाहिए कि देख यूपीएससी तेरा पाला मुझसे पड़ा है, अब की बार तू नहीं और तू ही नहीं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत। तो पहली जो न्यूज़ है वो चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएससी हो, उसमें जीएस पेपर 2 में न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अतिरेक, विधायिका बनाम न्यायपालिका और न्यायिक संयम जैसे टॉपिक से ये रिलेटेड है। देखो यहाँ पर हुआ ये है कि संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत पर सवाल, यानी कि केशवानंद भारती मामले का हवाला दे धनखड़ ने कहा न्यायपालिका संसद की संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकती। देखो, अभी कल ही हमने डिस्कस किया था कि राजस्थान में ये G20 के अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो वहीं पर ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के बारे में हमने कल के अखबार में देखा था कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पूरे सामंजस्य के साथ, समन्वय के साथ अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। तो 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में बुधवार को संसद और न्यायपालिका की सीमा को लेकर मंथन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 1973 के केशवानंद भारती मामले के ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह एक गलत मिसाल कायम करता है कि अगर कोई प्राधिकरण संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सवाल उठाता है तो यह कहना मुश्किल होगा कि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। उन्होंने शीर्ष अदालत द्वारा 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द करने की आलोचना की और यह भी कहा कि वह केशवानंद भारती मामले के फैसले से सहमत नहीं है, जिसमें कहा गया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन इसकी मूल संरचना में नहीं। न्यायपालिका संसद की संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर संवैधानिक संशोधन और संबंधित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द करने सहित कई संवैधानिक संशोधनों को अलग करने के लिए बुनियादी संरचना सिद्धांत आधार बन गया। राष्ट्रीय
नियुक्ति आयोग ने फैसले में शीर्ष अदालत से कहा कि कानून ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन किया है, जो कि संविधान का मूल सिद्धांत था। धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए संसदीय संप्रभुता और स्वायत्तता सर्वोपरि है। कार्यपालिका या न्यायपालिका को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती। देखिए, बोला गया है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय मुहर लगाएगा तभी बनेगा कानून। सम्मेलन में संसद और विधानमंडलों में व्यवधान कम करने एवं कार्य दिवस ज्यादा बढ़ाने पर भी विमर्श हुआ। धनखड़ ने संसद के कार्यों में शीर्ष न्यायालय के हस्तक्षेप पर नाराजगी जताते हुए कहा कि संसद कानून बनाती है और वह उसे रद्द कर देता है। सवाल किया कि क्या संसद द्वारा बनाया गया कानून तभी कानून बनेगा जब उस पर न्यायालय की मुहर लगेगी। संसद में बने कानून को किसी अन्य संस्था द्वारा अमान्य करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। अब देखिए, आज जो बहस होगी इस पर, जिस मुद्दे पर सवाल होगा वो ये है कि सम्मेलन में गुरुवार को न्यायालयों से टकराव रोकने को लेकर होने वाले सत्र पर सबकी निगाहें रहेंगी। सत्र में विधानसभा अध्यक्षों को विधायकों के दल बदल और त्याग पत्रों के मामले में न्यायालयों से मिलने वाले नोटिस का मुद्दा उठ सकता है। कोलोजियम से जजों के चयन का सिस्टम बदलने पर भी चर्चा होगी। 2 दिन में G20 में भारत का नेतृत्व, संसद और विधानमंडलों को प्रभावी, जवाबदेह और उपयोगी बनाने की आवश्यकता के साथ ही डिजिटल संसद के साथ राज्य विधानमंडलों को जोड़ना आदि मुद्दों पर मंथन होगा। देखिए, यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि संसद जो भी कानून बनाती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अड़ंगा लगा देता है, कहता है कि यह कानून नहीं बनेगा, ये पारित नहीं होगा, इसमें ये कमियां हैं। तो इसी पर सवाल उठाया जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार बार विधायिका के या कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप करेगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। और इस तरह से विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि क्या ये लोग इतने भी सक्षम नहीं है कि ये सही से बिना सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के सही से कानून पारित कर सकें या कानून बना सकें। तो इसी पर यह बात हो रही है ना। तो हम बात करते हैं कि आखिर न्यायिक सक्रियता होती क्या है। तो न्यायिक सक्रियता की बात करें तो न्यायिक सक्रियता नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। न्यायिक सक्रियता का अभ्यास सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू और विकसित हुआ। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है, और यदि ऐसा कानून संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत पाया जाता है तो अदालत कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधीनस्थ न्यायालयों के पास कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करने की शक्ति नहीं है। अब इसकी ओरिजिन की बात की जाए तो न्यायिक सक्रियता शब्द साल 1947 में इतिहासकार आर्थर स्लेसिंगर जूनियर द्वारा गढ़ा गया था। और भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव न्यायमूर्ति V.R. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति P.N. भगवती, न्यायमूर्ति O. चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति D.A. देसाई ने रखी थी। अब बात करते हैं न्यायिक संयम क्या है। तो न्यायिक संयम न्यायिक सक्रियता का विपरीत शब्द है। न्यायिक संयम न्यायिक व्याख्या का एक सिद्धांत है जो न्यायाधीशों को अपनी शक्ति के प्रयोग को सीमित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। संक्षेप में, न्यायालयों को कानून की व्याख्या करनी चाहिए और नीति निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायाधीशों को हमेशा निम्नलिखित के आधार पर मामलों का निर्णय करने का प्रयास भी करना चाहिए। अब संविधान लिखने वालों का मूल उद्देश्य क्या था कि मिसाल यानी उदाहरण के लिए एक जैसे मामलों में पिछले फैसले, साथ ही अदालत को नीति निर्धारण दूसरों पर छोड़ देना चाहिए। यहाँ अदालतें अपने निर्णयों के साथ कई नई नीतियाँ निर्धारित करने से खुद को रोक देती हैं। तो न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता पड़ती क्यों है। तो न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका को समझने के लिए उन कारणों को जानना आवश्यक है जिनकी वजह से न्यायपालिका सक्रिय भूमिका निभा रही है। सरकार के अन्य अंगों जैसे कार्यपालिका विधायिका में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, कार्यपालिका का अपने काम में कठोर होना और अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहना, संसद का अपने विधायी कर्तव्यों से अनभिज्ञ होना, लोकतंत्र के सिद्धांतों का लगातार क्षरण होना, जनहित याचिकाओं द्वारा सार्वजनिक मुद्दों की तात्कालिकता को सामने लाना, ऐसे में न्यायपालिका को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह न्यायपालिका जैसी संस्था के माध्यम से ही संभव था जिसमें समाज में विभिन्न गलतियों को सुधारने की शक्तियां निहित हैं। लोकतंत्र से समझौते को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने इन समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी ली। उदाहरण के लिए जी सत्यनारायण बनाम ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी साल 2004 मामले में न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने फैसला सुनाया कि यदि किसी कर्मचारी को कदाचार के आधार पर बर्खास्त किया जाता है तो एक अनिवार्य जांच की जानी चाहिए और उसे अपने बचाव करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इस फैसले ने श्रम कानून में नियमों को जोड़ा जिसे कानून द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है ना। और इसी तरह विशाखा बनाम राजस्थान राज्य साल 1997 एक महत्वपूर्ण मामला है जो न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता याद दिलाता है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश निर्धारित किए जिनका पालन सभी कार्यस्थलों में किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं के साथ उचित व्यवहार को सुनिश्चित किया जा सके। इसने आगे कहा कि इन दिशा निर्देशों को एक कानून के रूप में माना जाना चाहिए जब तक कि संसद लैंगिक समानता को लागू करने के लिए कानून नहीं बनाती। अब हम न्यायिक सक्रियता के कुछ अन्य मामले भी देखेंगे। तो
केशवानंद भारती मामला साल 1973। भारत के शीर्ष न्यायालय ने घोषणा की कि कार्यपालिका को संविधान के मूल ढांचे में हस्तक्षेप करने और छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। और शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य साल 1983। इस मामले में एक पत्रकार द्वारा जेल में महिला के कैदियों की हिरासत के दौरान हिंसा के संबंध में एक पत्र के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया गया। न्यायालय ने उस पत्र को एक रिट याचिका के रूप में माना और मामले का संज्ञान लिया। आईसी गोलखनाथ एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य साल 1967 के मामले को याद करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि भाग 3 में निहित मौलिक अधिकार इम्यून और इन्हें विधानसभा द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य साल 1979। एक समाचार पत्र में प्रकाशित लेखों के माध्यम से विचाराधीन कैदियों के खिलाफ अमानवीय और बर्बरता की स्थिति पर प्रकाश डाला गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शीर्ष अदालत ने इसे स्वीकार किया और माना कि त्वरित सुनवाई का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य साल 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए न केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए बल्कि यह भी कि ऐसी प्रक्रिया निष्पक्ष एवं उचित होनी चाहिए। न्यायिक संयम की बात करें तो न्यायिक संयम सरकार के 3 अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। विधायिका में सरकार द्वारा स्थापित कानून को बनाए रखने के लिए विधायिका और कार्यपालिका को उनके कार्यक्षेत्र में दखल न देकर कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति देना। नीतियों के निर्माण का कार्य नीति निर्माताओं पर छोड़कर सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप के प्रति सम्मान को चिन्हित करना। न्यायिक के प्रति रुझान की बात की जाए तो SR बम्बई बनाम भारत संघ साल 1994 मामला इस संबंध में एक प्रमुख उदाहरण है जिसे न्यायपालिका द्वारा न्यायिक संयम दिखाने के रूप में देखा जाता है। फैसले में कहा गया कि कुछ मामलों में न्यायिक समीक्षा संभव नहीं है क्योंकि मामला राजनीतिक होता है और अदालत के अनुसार अनुच्छेद 356 की शक्ति एक राजनीतिक प्रश्न है। इस प्रकार न्यायिक समीक्षा से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अगर राजनीतिक मामलों पर न्यायपालिका के मानदंड लागू होते हैं तो यह राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा और न्यायालय ऐसा करने से बचेगा। इसी प्रकार अलमित्र H पटेल बनाम भारत संघ 1998 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की सफाई की जिम्मेदारी सौंपने के मुद्दे पर नगर निगम को निर्देश देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह केवल अधिकारियों को कानून के अनुसार सौंपे गए कर्तव्य को पूरा करने के लिए कह सकता है। अब हम बात करते हैं जुडिशियल ओवररीच की, यानी न्यायिक अतिरेक की बात करें तो विधायी और कार्यकारी लापरवाही या क्षमता का प्रत्यक्ष प्रभाव न्यायिक अतिरेक है। कमजोर और अविवेकपूर्ण परिणाम न केवल कानून बनाने में बल्कि उनके आवेदन में भी भारतीय न्यायपालिका की कई कानूनी विद्वानों, वकीलों एवं स्वयं न्यायाधीशों द्वारा अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाने और अतिरेक के लिए आलोचना की गई है। तो न्यायिक अतिरेक का प्रभाव क्या पड़ता है तो विधायिका अपने कार्य में पिछड़ रही है, न्यायपालिका अपने कार्य से आगे निकल जाती है जिससे विधायिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। न्यायपालिका के इस तरह के अतिक्रमण का स्पष्ट प्रभाव इस प्रकार है। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के लिए खतरा है जो कि संविधान की भावना को कमजोर करता है। विधायिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्य की कमी है और विधायिका की निष्क्रियता की अवधारणा जनता में बनी हुई है। कुछ परिदृश्यों जैसे पर्यावरण, नैतिक, राजनीतिक मामलों में विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है जो हमेशा न्यायपालिका के पास नहीं हो सकता। यदि इन क्षेत्रों में कोई अनुभव न होने पर भी वह निर्णय देती है तो यह निर्णय न केवल विशेषज्ञता के अभाव में कमजोर होगा बल्कि देश के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है ना। तो न्यायिक अतिरिक्त जनता द्वारा चुनी गई सरकार या प्रतिनिधित्व के प्रति न्यायपालिका की अवहेलना की अभिव्यक्ति का कारण बन सकता है। यह लोकतंत्र संस्था में जनता के विश्वास को कम कर सकता है। अतः न्यायालयों का यह दायित्व है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में रहें और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखें। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं साल 2007 में अन्य अदालतों को न्यायिक संयम बरतने की याद दिलाई। इसमें कहा गया कि न्यायाधीशों को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए और सरकार को चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनमें विनम्रता होनी चाहिए, सम्राटों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इसने कहा न्यायिक सक्रियता के नाम पर न्यायाधीश अपनी सीमाओं को पार नहीं कर सकते और उन शक्तियों पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर सकते जो राज्य के दूसरे अंग से संबंधित है। तो न्यायिक अतिरेक के उदाहरण की बात की जाए तो न्यायिक अतिरेक का एक प्रसिद्ध मामला फिल्म जॉली LLB की सेंसरशिप है। मामला एक रिट याचिका के रूप में दायर किया गया और आरोप लगाया कि फिल्म ने कानूनी पेशे को एक मजाक के रूप में चित्रित किया जिससे यह अवमानना और उकसाने वाला कार्य बन गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फिल्म देखने और इस पर रिपोर्ट देने के लिए 3 व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की। इसे अनावश्यक माना गया क्योंकि फिल्म प्रमाणन बोर्ड पहले से मौजूद है और सेंसर करने की शक्ति उसमें निहित है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्देशकों ने फिल्म के 4 सीन हटा दिए। इसे अनुच्छेद 19(2) के उल्लंघन के रूप में देखा गया क्योंकि इसने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया। दूसरा, सड़क सुरक्षा के बारे में
में एक जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के 500 मीटर के दायरे में खुदरा दुकानों, रेस्तरां, बार में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। न्यायालय के सामने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे पता चलता हो कि राजमार्गों पर शराबबंदी का संबंध मौतों की संख्या से है। इस फैसले से राज्य सरकारों को राजस्व का नुकसान भी हुआ और रोजगार का भी नुकसान हुआ। मामले को न्यायिक अतिरिक्त रूप में देखा गया क्योंकि मामला प्रशासनिक था जिसके लिए कार्यकारी ज्ञान की आवश्यकता थी। हम बात करते हैं कैसे प्रकट होती है। तो न्यायिक सक्रियता न्यायिक समीक्षा के माध्यम से, न्यायिक समीक्षा वह सिद्धांत है जिसके तहत न्यायपालिका द्वारा विधायी और कार्यकारी कार्यों की समीक्षा की जाती है। न्यायिक समीक्षा आधुनिक सरकारी व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन का एक उदाहरण है। न्यायिक समीक्षा को भारत के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति देती है और यदि ऐसा कानून संविधान के प्रावधानों से असंगत पाया जाता है तो न्यायालय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। दूसरा, जनहित याचिका के माध्यम से। जनहित याचिका का अर्थ है जनहित सुरक्षा के लिए अदालत में दायर एक मुकदमा। जनहित याचिका के कारण भारत में न्यायिक सक्रियता को महत्व मिला। इसे किसी कानून या अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। भारत में शुरू में समाज के वंचित वर्ग जो गरीबी और अज्ञानता के कारण न्यायालयों से न्याय मांगने की स्थिति में नहीं थे, की स्थिति में सुधार लाने के लिए जनहित याचिका का सहारा लिया गया। न्यायमूर्ति पीएन भगवती और वीआर कृष्ण अय्यर ने देश के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के इस रास्ते को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर है संवैधानिक व्याख्या के माध्यम से। तो संवैधानिक व्याख्या का मतलब होता है कि विवादों को हल करने का प्रयास करने वालों लोगों के लिए उपलब्ध संविधान। व्याख्या के संभावित स्रोतों में सामान्य सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ सहित संविधान का पाठ, इसका मूल इतिहास शामिल है। संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधियों तक पहुंच के माध्यम से न्यायालय अपने निर्णयों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विधियों का उल्लेख करता है। यह कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा संदर्भित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीजा घोष बनाम भारत संघ मामले में विकलांग व्यक्ति के सम्मान के साथ जीने के अधिकारों की पुष्टि की और न्यायालय ने संधि के कानून 1963 पर वियना कन्वेंशन को रेखांकित किया जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करने हेतु भारत के आंतरिक कानून की आवश्यकता है। दूसरा, न्यायिक संयम। तो संविधान लिखने वालों के मूल इरादे का जिक्र करते हुए न्यायिक संविधान के लेखकों की मूल मंशा को देखते हैं। न्यायाधीश मूल संविधान की भाषा में कोई भी परिवर्तन केवल संवैधानिक संशोधनों द्वारा ही किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मिसाल का मतलब पिछले मामलों में दिए गए फैसलों से है। नीतियों को तय करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका को छोड़कर न्यायिक संयम का अभ्यास तब किया जाता है जब न्यायालय नीति निर्धारण को दूसरे पर छोड़ देता है। न्यायालय आमतौर पर संसद या किसी अन्य संवैधानिक निकाय द्वारा संविधान की व्याख्याओं का उल्लेख करते हैं और ये कैसे भिन्न होते हैं। तो न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम, तो अर्थ के आधार पर, फिर लक्ष्यों के आधार पर, फिर उद्देश्य के आधार पर, शक्ति के आधार पर, भूमिका के आधार पर। ठीक है। और कंक्लूजन की बात करें तो भारत में न्यायपालिका ने अपनी सक्रियता विशेष रूप से जनहित याचिका के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभाई है। इसने समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों को बहाल किया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने प्रगतिशील सामाजिक नीतियों के पक्ष में काम किया है और नागरिक न्यायपालिका की संस्था का बहुत सम्मान करते हैं। हालांकि लोकतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और सरकार के तीनों अंगों की वैधता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह तब भी संभव हो सकता है जब कार्यपालिका और विधायिका चौकस और क्रियाशील हो। साथ ही न्यायपालिका को उन गतिविधियों के क्षेत्रों में कदम रखने से सावधान रहना चाहिए या जो इससे संबंधित नहीं है ना। तो ये आपने देखा कि ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 मेंस और प्रीलिम्स के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है। आपसे संविधान की मूल संरचना के बारे में केशवानंद भारती बनाम मामला जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको कवर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है, एलजी ने 1992 से आज तक सिर्फ 7 मामले राष्ट्रपति को भेजे। केंद्र ने बोला, देखो ये मैटर चल रहा है दिल्ली का। कल ही हमने पढ़ा था कि दिल्ली सरकार कह रही थी कि केंद्र सरकार के पास जो शक्तियां हैं कि किसी भी सिविल सर्वेंट को नियुक्ति करने का और उसको ट्रांसफ़र करने का, तो ये अधिकार दिल्ली के पास भी होना चाहिए और ये दिल्ली सरकार के पास नहीं है। और यहाँ पर दिल्ली सरकार ने ये भी बोला कि ये कार्य करते हैं किसी और एग्जीक्यूटिव के लिए और वर्तमान में ये है किसी और एग्जीक्यूटिव के अंडर में। तो इस तरह से विरोधाभास देखने को मिला। तो इसमें यही चीज़ केंद्र ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बोला कि ऐसे मामले उपराज्यपाल ने 7 ही भेजे हैं राष्ट्रपति के पास, ऐसा कुछ नहीं है। और जो है ये दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से कर सकती है। तो ये आप रीड कर लीजिएगा, इसके बारे में कर डिटेल में डिस्कशन हुआ था। अगली खबर है, नए भारत को प्राइवेट सेक्टर की ताकत पर भी पूरा भरोसा है। ये नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है। देखो, एक स्थिर सरकार, एक निर्णायक सरकार, सही नीयत से चलने वाली सरकार विकास को अभूतपूर्व गति देती है। देश के लिए हर जरूरी फैसले उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं।
बात बीते 8 वर्षों में हमने रिफॉर्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया है। बैंकिंग सेक्टर में रिकैपिटलाइजेशन से जुड़े जीएसटी के रूप में वन नेशन वन टैक्स, कारपोरेट टैक्स, पेंशन फंड में टैक्स छूट, ऑटोमेटिक 100% एफडीआई, छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने जैसे अनेक रिफॉर्म्स के माध्यम से हमने इन्वेस्टमेंट के रास्ते से कई रोड़े हटाए हैं। आज का नया भारत अपने प्राइवेट सेक्टर का ताकत पर उतनी ही भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमने डिफेंस, माइनिंग और स्पेस जैसे अनेक क्षेत्र को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। और ये सब बातें मोदी जी ने 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए कही। और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। दूसरी चीज, इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि समिट ऐसे समय हो रही है जब भारत की आज़ादी का अमृतकाल शुरू हो चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश का सामर्थ्य और संकल्प निर्णायक भूमिका निभाएगा। आस्था, अध्यात्म से लेकर पर्यटन तक और कृषि शिक्षा से लेकर दक्षता संवर्धन तक मध्य प्रदेश अजब भी है और गजब भी है और सजग भी है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें क्या हो गया है कि मेक इन इंडिया को नई ताकत मिल रही है, फिर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से लोग जुड़ रहे हैं और भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। अब देखो ये ऐसे बनेगा कि जब यहाँ पर हम लोगों को जैसे यहाँ पर जैसे पैसा जनरेट होगा, है ना, पैसा जनरेट होगा तो हम उसका निवेश करेंगे अलग अलग सेक्टर्स में। अलग अलग सेक्टर में हम जब निवेश करेंगे तो यहाँ से हमको जॉब मिलेगी, जॉब लोगों तक जाएगी और लोग क्या करेंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ होगा और जीडीपी ग्रोथ होने से जो विकास है ना, जिस विकास की बात होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो सक्षम हो पाएगा और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि लाइफ क्वालिटी बढ़ेगी। लाइफ क्वालिटी बढ़ेगी और दूसरा लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था भी गति पकड़ेगी। अब दूसरी है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ की योजना। देखिए, डिजिटल लेन देन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 2600 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। यह योजना रुपे डेबिट कार्ड और छोटे लेन देन वाले भीम यूपीआई को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसके तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में ई कॉमर्स लेन देन तथा पॉइंट ऑफ सेल को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी। इस बारे में फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ने लिया और इसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि कैबिनेट के फैसले के बाद डिजिटल पेमेंट की दिशा में देश के कदम और तेजी से बढ़ेंगे और 2600 करोड़ रुपए की सहायता से एक मजबूत डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम बनाने में काफी मदद मिलेगी। सरकार की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि यह योजना यूपीआई लाइट एवं यूपीआई 123 पे को भी किफायती और यूजर फ्रेंडली डिजिटल पेमेंट के माध्यमों के रूप में बढ़ावा देगी। और मोदी सरकार नगद लेन देन के चलन को सीमित करने के लिए लंबे समय से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। अकेले दिसंबर में यूपीआई ने रिकॉर्ड 7,829 करोड़ डिजिटल लेन देन किए, जिनकी वैल्यू 82 लाख करोड़ रुपए है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि इस फैसले से एमएसएमई संगठित क्षेत्र के किसानों के बीच डिजिटल लेन देन का चलन बढ़ेगा और 2021-22 में सरकार ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। अब देखो, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा कि प्रोत्साहन योजना संबंधित है, तो आप यूपीपीसीएस की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस फैक्ट को याद रखें और इस योजना के बारे में जान लें, है ना। और डिजिटल पेमेंट के ट्रांजैक्शन में लगभग 59% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और 2020-21 में 5,554 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 8,840 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन में 106% की बढ़ोतरी हुई है। इसी से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो ये है कि जल्द ही 10 देशों के प्रवासी भारतीय यूपीआई के जरिए भेज सकेंगे पैसे। देखो, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अमेरिका, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात समेत 10 देशों के प्रवासी भारतीयों को एनआरआई एनआरओ खातों से यूपीआई के जरिए पैसे भेजने की अनुमति दी है। एनपीसीआई ने एक परिपत्र में कहा कि उसे प्रवासियों को यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए लेन देन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का उपयोग करने की अनुमति देने को लेकर अनुरोध मिलते रहे हैं। इसको देखते हुए एनसीपीआई ने 10 जनवरी के परिपत्र में यूपीआई की सुविधा दे रहे प्रतिभागियों से 30 अप्रैल तक व्यवस्था बनाने को कहा है। इसके तहत जिन प्रवासियों के पास एनआरआई खाते हैं उन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर से यूपीआई के जरिए पैसे भेजने की सुविधा होगी। शुरुआत में यह सुविधा 10 देशों के प्रवासियों के लिए होगी और ये 10 देश है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन, जहां प्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोग एनआरआई बैंक खाता खोल सकते हैं। वहीं भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति रुपए में लेन देन को लेकर एनआरओ खाता खोल सकता है। और यूपीआई प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाला कंपनी एनसीपीआई ने कहा, शुरुआत के तहत हम 10 देशों के कोड वाले मोबाइल नंबरों से लेन देन की सुविधा देंगे और निकट भविष्य में अन्य देशों के लिए सुविधा का विस्तार करेंगे। और इसके चेयरमैन विश्वास पाटिल ने कहा है कि प्रवासी भारतीयों के अपने देश आने पर सबसे बड़ी सुविधा पैसे के अंतरण की होगी और सरकार के इस कदम से भारत में विदेश निवेश की संभावना बढ़ेगी, यानी कि एफडीआई बढ़ेगा। एफडीआई बढ़ने से डॉलर करेंसी बढ़ेगी और जो है हमारी मुद्रा जो ना रुपए की स्थिति बनी रहेगी। तो ये आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं अगली, तो विकासशील और गरीब देशों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखो,
बदलते वैश्विक माहौल में दुनिया के कम विकसित, गरीब और विकासशील देशों को एक साथ एकत्रित करने की एक बड़ी कोशिश भारत 12 और 13 जनवरी 2023 को करेगा। इसके लिए भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के नाम से एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया है। इसमें हिस्सा लेने के लिए 120 देशों को आमंत्रित किया गया और इस श्रेणी के कुछ देशों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस उद्घाटन में बैठक के अलावा इन देशों के वित्त मंत्रियों की एक अलग से बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में एक दूसरी बैठक होगी। और पीएम मोदी जिस बैठक की अध्यक्षता करेंगे उसमें भारत यह समझाने की कोशिश करेगा कि इन देशों की विकास यात्रा को और बेहतर कैसे बनाया जाए। और इस बैठक के बाद भारत की तरफ से गरीब और विकासशील देशों की मदद को लेकर बड़ी घोषणा भी हो सकती है। और वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक होगी इसमें लोक हितकारी योजनाओं के विकास को किस तरह से वित्त सुविधा उपलब्ध कराई जाए इस पर विमर्श होगा। और जो विदेश मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी इसका विषय ग्लोबल साउथ देशों की प्राथमिकताओं को निश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों से जुड़ा हुआ है। और एक अन्य बैठक वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में होने वाली है, जिसमें पर्यावरण और विकास के बीच सामंजस्य पर चर्चा होगी। और 2 दिनों में कुल 10 सत्रों की बैठक होगी और हर बैठक में अलग अलग देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। हर बैठक में 10 से 20 देशों के प्रतिनिधि होंगे और इन देशों के नाम पर देर शाम तक चर्चा भी हो चुकी है ना। और इस बैठक में भारत जो है अपने विकास यात्रा के अनुभव इन देशों के साथ शेयर करेगा और इन्हें बेहतर आर्थिक नीति बनाने और विदेश कर्ज की चुनौतियों से पार करने और मानव संसाधन नीति तैयार करने के गुर बताएगा। और इस दौरान एक बैठक स्वास्थ्य सेक्टर में सहयोग को लेकर भी होने वाली है, क्योंकि कोरोना महामारी और यूक्रेन रूस युद्ध के बाद ग्लोबल साउथ श्रेणी के कई देशों की आर्थिक समस्या गंभीर हो गई है। महंगाई के साथ ही ये ऊर्जा संकट से भी जूझ रहे हैं। सम्मेलन के दूसरे दिन ऊर्जा सेक्टर की चुनौतियों पर भी एक सत्र का आयोजन होगा। इस सम्मेलन के बारे में विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा था कि भारत इन देशों के साथ बनी सहमति और मुद्दों को G20 के मंच पर उठाएगा। देखिए भारत जो है, अब देखो भारत पूरी दुनिया के सामने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रकट हो रहा है ना। तो अब ये क्या करेगा, गरीब और विकासशील देशों की जो प्रॉब्लम्स है उन पे चर्चा करके G20 की बैठक में इन मुद्दों को विश्व के सामने रखेगा, है ना। तो ये इसका महत्वपूर्ण इफेक्ट होगा। ठीक है, अगली खबर की बात करें तो टीबी और एंटीबायोटिक इंजेक्शन समेत 93 दवाएं सस्ती हो गई। देखो केंद्र सरकार ने नए साल में टीबी, उच्च क्षमता के एंटीबायोटिक इंजेक्शन, एंटीबायोटिक दवाएं, हार्ट पेट में संक्रमण, गैस की समस्या के इंजेक्शन, यूरिक एसिड, दिमाग में झटके और फंगल संक्रमण के मरीजों को राहत दी है। केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्रालय के नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 6 जनवरी को 93 दवाओं को मूल्य निर्धारण के दायरे में लेकर अधिसूचना जारी कर दी है और इन दवाओं के दाम 20 से 35% तक घट गए हैं। हालांकि मरीजों को राहत घटी कीमतों के साथ नया स्टॉक आने पर ही मिलेगा। और एनपीपीए की ओर से 93 दवाओं को लेकर जारी अधिसूचना के मुताबिक निर्माता कंपनियां दवाओं की कीमतें तय मूल्य सीमा से अधिक नहीं रख सकेंगी। केंद्र सरकार ने प्रति टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन के वॉयल के हिसाब से मूल्य का निर्धारण किया है। औषधि महानियंत्रक के माध्यम से राज्यों के औषधि नियंत्रकों और दवा निर्माता कंपनियों को सूचना के साथ दवाओं की सूची भेजी है। और टीबी की दवा में रिफैम्पिसिन, पैराजिनामाइड और इथम्बुटॉल दवाओं के दाम कम हो गए। अब देखो इसका फायदा ये होगा कि जो गरीब वर्ग का लोग है वो लोगों को दवाएं आसानी से मिल जाएंगी सस्ते दामों पर और वो भी अपना इलाज अच्छे से करा पाएंगे। तो ये लिस्ट है, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है ना, इसको आप देख लीजिएगा, है ना। तो वैसे एग्जाम में आप इस तरह के आंकड़ों को आप एसे में और निबंध में और बाकी चीज़ों में आप ऐड ऑन कर सकते हो, सोशल जस्टिस वाले टॉपिक में भी, है ना। अब वायु गुणवत्ता में हुआ आंशिक सुधार बहुत की है दरकार। देखो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के 4 साल पूरे होने के बाद भी इसमें शामिल 132 शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति निराशाजनक है ना। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बजट खर्च किया जाएगा ताकि वायु गुणवत्ता को आसानी से मतलब बनाया जाए, है ना। इसी पे ये चर्चा हुआ है ना, तो आप इसको देख लीजिएगा। एफसीआई में भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऑपरेशन कनक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्ट है यूपीएससी जीएस पेपर 3 फूड सिक्योरिटी। देखो 6 महीने तक चले अंडरकवर ऑपरेशन कनक के बाद सीबीआई ने भारतीय खाद्य निगम में नीचे से ऊपर तक फैले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन की व्यापकता को इस बात से समझा जा सकता है कि सीबीआई की एफआईआर में 74 आरोपित है ना। देखो मुद्दा क्या है कि इसमें जो जांच हुई इसमें यह पाया गया कि एफसीआई में अनाजों की खरीद, भंडारण और वितरण तीनों स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार की तह तक जाने के लिए अंडरकवर ऑपरेशन चलाने का फैसला किया और इसे ऑपरेशन कनक नाम दिया गया। और इस अंडरकवर ऑपरेशन के दौरान सबसे निचले स्तर के टेक्निकल असिस्टेंट से लेकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के भ्रष्टाचार की पूरी चैन उजागर हुई। अब इसमें यह पाया गया कि
एफसीआई में अनाज की खरीद से ही भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है और उसके अधिकारी बिचौलियों की मिली भगत से निम्न गुणवत्ता का अनाज अधिक कीमत पर खरीद लेते थे और बाद में यही निम्न गुणवत्ता वाला अनाज पीडीएस और पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज के रूप में गरीबों को दिया जाता था। और इस भ्रष्टाचार का खामियाजा अब सीधे तौर पर देश की 80 करोड़ जनता को भुगतना पड़ा। और इसके साथ ही अनाज की खरीद को जानबूझकर अधिक दिखाया जाता था, जबकि गोदाम में कम अनाज पहुंचता था। बाद में गोदाम में अनाज खराब हो जाने की रिपोर्ट लगाकर इसे एडजस्ट कर दिया था। और इसी तरह अनाज का भंडारण करने वाले चुनिंदा साइलोस ऑपरेटर और राइस मिल मालिकों के टेंडर की प्रक्रिया के दौरान अवैध लाभ पहुंचाया जाता था। देखो, एफसीआई का काम क्या होता है? पीडीएस, है ना। ये लोग क्या करते थे? सरकार ने अच्छी क्वालिटी का अनाज दिया, ये लोग क्या करते थे? अनाज को क्या करते थे? बिचौलियों की मदद से मार्केट में सेल कर देते थे, बेच देते थे। बेचने के बाद वो पैसा पाते थे और कम अनाज जो कम गुणवत्ता वाला अनाज था उसको बांट देते थे। और प्लस क्या करते थे? ये दिखाते थे कि खरीद ज़्यादा हो गई है और सरकार से पैसा लेते थे और बाद में जिनके पास टेंडर होता था उनको फ़ायदा दिलाते थे अवैध रूप से। तो ऐसे लोगों पर कार्यवाही की गई है। तो आइए जानते हैं एफसीआई के बारे में। तो भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। एफसीआई एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत साल 1965 में स्थापित किया गया। देश में भीषण अन्न संकट, विशेष रूप से गेहूं के अभाव के चलते इस निकाय की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही कृषकों के लिए लाभकारी मूल्य की सिफारिश करने हेतु साल 1965 में ही कृषि लागत और मूल्य आयोग का भी गठन किया गया, यानी CACP। इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है। एफसीआई का संगठनात्मक रूप क्या है? तो एफसीआई नई दिल्ली में स्थित अपने मुख्यालय, 5 आंचलिक कार्यालयों, 25 क्षेत्रीय कार्यालयों और 170 जिला कार्यालयों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से अपने कार्यों का समन्वय करता है। इसके उद्देश्य क्या है? तो किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर समय खाद्यान्न की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए संकट प्रबंधन, उन्मुख खाद्य सुरक्षा को एक स्थिर सुरक्षा प्रणाली में परिवर्तित करने में सहायता करना ताकि कोई भी कहीं भी और कभी भी भूखा न रह जाए। खाद्यान्नों के कार्यात्मक बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाकर राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण देश में खाद्यान्न का वितरण, किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी मूल्य सहायता ऑपरेशन। एफसीओ द्वारा कार्यान्वित प्रमुख गतिविधियां क्या है? तो खरीद है, वितरण है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। तो आप इस तरह से आपसे मेंस में सवाल पूछेगा कि खाद्य सुरक्षा क्या है और इससे निपटने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की व्याख्या करते हुए इसमें हो रहे भ्रष्टाचार को दूर करने की उपायों की समीक्षा कीजिए। तो आप इस तरह के ऑपरेशन कनक को हम वहाँ पर कोट कर सकते हैं। वहाँ पर जब ऑपरेशन कनक को कोट करेंगे और उसकी पूरी व्याख्या करेंगे ना कि कैसे पकड़ा गया है, कैसे धांधली होती थी और इसको दूर करने का उपाय क्या है, इसी से निकलता है ना। तो इस तरीके से बिचौलियों का रास्ता खत्म कर देना चाहिए, डायरेक्ट अनाज पहुँचाना चाहिए, है ना, बांटने के लिए। तो इस तरह से आप सुझाव भी दे सकते हैं, इससे आपके आंसर की क्वालिटी रिच होगी काफी ज्यादा। अगली खबर की बात करें तो विकासशील देशों की आवाज बनता भारत। देखो, अब मैं ये एडिटोरियल पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं इसकी समरी आपको बता देता हूं। आप इस एडिटोरियल को पढ़ लीजिएगा और इससे की पॉइंट नोट कर लीजिएगा। देखिए, हुआ ये है कि भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है और भारत क्या हुआ? नेतृत्वकर्ता देश के रूप में उभरा है विश्व के सामने। तो अब भारत क्या कर रहा है कि विकासशील देशों के जो मुद्दे हैं उनको उठा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, चाहे वो WTO हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो ऋण संकट का सामना करना हो, चाहे चाइना की बढ़ती हुई नीतियां हो। चाइना की कौन सी नीति होती है? तो चाइना की नीति होती है कर्ज जाल की नीति, मतलब कर्ज दो और उसको अपने अंडर में कर लो और उसके यहाँ की महत्वपूर्ण जमीनों को अपने अंडर में करने के लिए प्रेशर डालो। तो इस तरह से उन विकासशील देशों को बचाने के लिए उनकी आवाज़ उठा रहा है भारत, है ना। और बता रहा है कि अगला जो फेज है वो भारत का है, आने वाला वक्त, और भारत ही ऐसे देशों की समस्याओं का निराकरण कर सकता है। पहले क्या था कि भारत जाता था विश्व मंच पे कि UN के पास कि भैया देखो पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है, लेकिन आज उल्टा हो गया। आज विश्व मंच आता है भारत के पास कि आतंकवाद से निपटने के लिए कुछ सुझाव निकालो, कुछ रास्ते निकालो मिल करके। तो देखिए, ये हमारी लीडरशिप क्वालिटी का परिणाम है कि आज हमें ऐसा भी टाइम देखने को मिल रहा है ना। तो ये आप एडिटोरियल कवर कर लीजिएगा। फिर अगला एडिटोरियल है नोटबंदी पर न्यायालय का व्यवहारिक रुख, है ना। तो नोटबंदी पर इनका आ गया है ना, कि न्यायालय ने टिप्पणी कर दी कि नोटबंदी सही था। तो आप इसको भी कवर कर लीजिएगा, इसमें चर्चा करने लायक कुछ है नहीं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। ये इंटरव्यू के लिहाज से आपको बहुत काम करेगा।
है ना। तो आज के न्यूज़ एनालिसिस में बस इतना ही था, है ना। तो आपने देखा कि आपके प्री प्लस मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ मिली आपको, और इसको आप कवर कर लीजिएगा। और दूसरा है कि आरआरआर के नाटू नाटू पर नाची दुनिया, गोल्डन ग्लोब जीत रचा इतिहास, यानी कि आरआरआर का जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल गया है। तो आपसे वन लाइनर में पूछा जा सकता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाली कौन फिल्म है, तो ये आप कर लेंगे, है ना। तो इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। और मंथली जो मैगजीन आती है उसमें भी ये कवर होके आएगा, है ना। लेकिन आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तो जब मैगजीन आप कवर करेंगे तो वो आपका रिवीजन होगा, क्योंकि भैया रिवीजन होगा ना, क्योंकि मैगजीन है, मैगजीन तो है तो न्यूज़पेपर का ही कंपाइलेशन वही मैगजीन है। तो जब आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे तो आपका तो मैगजीन रिवाइज हो जाएगा, और करंट अफेयर्स भी आपके मजबूती से तैयार हो जाएगा, और आप करंट अफेयर्स में बढ़त भी हासिल कर लेंगे। तो आज की न्यूज़ एनालिसिस में बस इतना ही, है ना। और आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट पेपर चल रहा है इस समय, आ रही हैं खबरें मेंस और प्रीलिम्स के लिहाज से। आप देखना कि इस बीच जितने भी न्यूज़ आएंगे ना, आपको यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, आपको मेंस में और प्रीलिम्स में सवाल देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूज़ एनालिसिस पसंद आ रहे होंगे, है ना। और आखिर में एक कहानी आप लोगों के लिए, देखिए ये महाभारत काल की कहानी है। जब पांडवों का वनवास था तो उसमें हुआ ये था कि एक राक्षस, मतलब एक बार कृष्ण पांडवों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पांचों पांडव जो हैं हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए, वो भी निराश हैं। तो अब ये द्रौपदी के पास गए, पूछे क्या हुआ। तो अब वो गुस्से में थी, वो बोली कि यहाँ पर एक राक्षस आता है, पीट के चला जाता है और कहता है कि अगर हमसे लड़ोगे नहीं तो हम परिवार नष्ट कर देंगे। तो कृष्ण कहते हैं तो भीम कहाँ गया, तो कहते हैं भीम तो 4 बार गया है और पिट के वापस आ चुका है। तो अब कृष्ण को समझना है कि भीम इतना बलशाली और राक्षस से पिट जाए। तो कृष्ण गए भीम के पास, उन्होंने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। तो भीम ने बोला कि मैं जब राक्षस के पास जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। तो कृष्ण समझ गए। तो कृष्ण कहते हैं अरे यही तो तुम्हारी गलती है कि तुम ये मन में सोच के जाते हो कि या तो तू नहीं या तो वो नहीं, तो इसलिए तुम पिट के आ जाते हो। तो कृष्ण कहते हैं कि आज हम उससे लड़ेंगे, उसको आने दो। तो भीम कहते हैं अरे आप ना तो पहलवान हैं, ना ही आप कुश्ती करते हैं ना, आप तो और ये राक्षस से लड़ना बांसुरी बनाने की तरह नहीं है, और ना ही गोपियों को अपने वश में करने जैसा है, ये राक्षस है, आपको पीट देगा। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है आज देख लेना। तो कृष्ण जाते हैं, राक्षस को पीट देते हैं और उसको हरा देते हैं। तो भीम पूछते हैं कि आपने कैसे हराया। तो कृष्ण कहते हैं मैं जब उसके पास गया, मैंने उससे बोला कि ये ध्यान कीजिएगा, उन्होंने बोला कि आज तू नहीं और तू ही नहीं, तू नहीं और तू ही नहीं। इस तरह से उन्होंने क्या किया, राक्षस को हरा दिया। तो सेम हम लोगों की भी मेंटेलिटी यही होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम ये सोच के जाते हैं कि इस बार या तो आर होगा या तो पार होगा। तो इसमें क्या होता है ना, हम इनडायरेक्टली साइकोलॉजिकली ये कह रहे होते हैं खुद को कि इस बार भी फेल होने की संभावना है, इसलिए इस बार जब आप प्रीलिम्स देने जाएं या कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आप ये ठान के जाइए कि इस बार तू नहीं और तू ही नहीं, यानी कि इस पर मेरा रिजल्ट होने ही वाला है और 100% होकर ही रहेगा, और मैं सक्सेसफुल रहूँगा, इस साल अधिकारी बन ही जाऊँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आप इस चैनल के अगर रेगुलर व्यूअर हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आप कमेंट सेक्शन में बताते रहा करिए कि आपको ये न्यूज़ एनालिसिस कैसा लग रहा है, और कुछ सुझाव हो तो वो भी दिया करिए। मिलते हैं अगले न्यूज़ एनालिसिस के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।